राम राम भाई सारे ने। आज महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और वो अपने तरीके से दूंगा। एक स्टूडेंट के तरीके से या एक टीचर के तरीके से कह सकते हो, या एक देसी वीर को प्रणाम के तरीके से। किसान वीर था जो महाराजा सूरजमल, उनको प्रणाम, नमस्ते, राम राम, उनके चरणों में प्रणाम करके और उनके ऊपर एक लेक्चर बनाकर मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। देसी तरीके से अपना लेक्चर होगा, क्योंकि इस एरिया में जो भी राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ये सारे देसी बंदे हैं। देसी भाषा का अपना अलग स्वाद है। तो शुरू करा भाई। महाराजा सूरजमल का जो जन्म होया था वो होया था 13 फरवरी 1707 को। अच्छा, इनका बचपन का नाम था भाई सुजान सिंह। सुजान सिंह इनका रियल नाम था और इनको सूरजमल बाद में बोला गया था। और ये सिनसिनीवार गोत्र पर, जो सिनसिनीवार गोत्र था उसमें पैदा हुए थे। राजस्थान का गोत्र है यू सिनसिनीवार गोत्र। इसमें राजस्थान में 550 गांव है इस गोत्र के। बड़ा मजबूत गोत्र है। इनका पिता का नाम था जो बदन सिंह जी थे इनके पिता। और इनकी माता जी का नाम था वो देवकी माता था। तो मैं बता दूं महाराजा सूरजमल के बारे में भाई, इनकी बुद्धि, इनका शौर्य, इनका आत्मविश्वास और जो इनका बलिदान था, इनका त्याग था और जो इनकी लड़ने की भावना थी, युद्ध प्रेमी थे ये और बड़े गुस्सैल थे। ये जब जिद पे आ जाते, पीछे नहीं हटे करते भाई। तो इनकी बुद्धि के कारण और इनके बल के कारण इनको ओडेसिस बोला जाता है। ओडेसिस एक महान योद्धा हुए हैं जो अपनी कूटनीति के कारण जाने जाते हैं। और साथ में इनको जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है, क्योंकि जाट शक्ति थी जो वो चरम सीमा पर चली गई थी इनका समय पर। ठीक है, इनकी रियासत के बारे में बता दूं। मेनली इनकी रियासत शुरू हुई थी भरतपुर तक। भरतपुर के अलावा जो इनकी रियासत थी धौलपुर में थी। इन्होंने अलीपुर को जीता, अलीगढ़ को जीता, मथुरा को जीता, हाथरस को जीता, आगरा को जीता। चंबल नदी तक जो इनकी रियासत थी, इनके मृत्यु तक वो फैल गई थी। जब ये दुनिया से विदा हुए तो चंबल रियासत तक, इनकी मृत्यु तक इनकी फैल गई थी रियासत। और एक ख़ास बात है, हरियाणा का जो सोनीपत, रोहतक, झज्जर, इस जिला में भी जो इनका क्षेत्र था वो फैल गया था। ये सारा क्षेत्र महाराजा सूरजमल के अंडर ही आता था। इसका साथ में मोस्टली राजस्थान का ज़्यादातर भाग इन्होंने जीत लिया था। यूपी का जो ये कह सकते हो वेस्टर्न यूपी का सारा इलाका इनके अंडर में था। ठीक है, ये थी इनकी जो मतलब जो अंत तक इनका जो विजय रही है, अंत तक इनका शासन रहा। तो आगे चल पड़ते हैं भाई इनके बारे में। वहाँ पर भरतपुर के पास एक संगरिया जाट रियासत हुई कर दी। संगरिया कह देते हैं उसको, सोगरिया भी कहते हैं। इस गोत्र के मेरे दोस्त भी हैं। तो जो सोगरिया रियासत थी या सोगरिया जाट कबीला था, उनका एक सरदार था। सोगरिया जाट का सरदार वो था, रुस्तम नाम था उसका। बहुत प्रसिद्ध था। यूँ बतावें कि उन्होंने, जो रुस्तम था उसने शेर को अपने हाथों से मारा था। अकेले ने ही मारा था, चीर दिया था बिल्कुल बीच से। ठीक है, वो इतने बलवान थे। महाराजा सूरजमल ने सोगरिया रियासत को हराकर 1732 ईस्वी में रुस्तम को हराकर तो वहाँ पर पूरा इलाका पे प्रभुत्व बना लिया था। जो पूरा इलाका उनका अंडर में आ गया था। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। कोई भी कबीला हुआ, सरदार हुआ, तो उसका एक ही सरदार होना चाहिए। ये यूनिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई 1733 में उन्होंने भरतपुर की नींव रखी। जो ऐतिहासिक जो राज्य था उनका, या ऐतिहासिक राज था, जो रियासत थी जिसका आज तक परचम लहराया और जो अनडिफिटेड है, अब तक उसको हराया नहीं गया, वाई भरतपुर रियासत। वही भरतपुर रियासत की स्थापना जो हुई थी या नींव पड़ी थी 1733 में पड़ी थी भाई। और 1733 में लोहगढ़ का किला बनाया गया। इस किला के बारे में बता दूं, ये किला इतना फेमस है। एक तो यूँ मिट्टी से बनाया गया था, एकमात्र भारत का ऐसा किला है। जब वहाँ पर किला बनाने के लिए खुदाई हुई थी, इसकी जो दीवारें बनाई गई थी, उस खुदाई में जो मिट्टी लिकड़ी थी, उस मिट्टी में तो यूँ बनाया गया था। और जो इसके ऊपर आज भी आप जाकर देखोगे, एक लाखा तोप है, जो उस समय की सबसे बड़ी तोप थी। और शायद अंग्रेज़ों के समय तक भी वो सबसे बड़ी तोपों में उसकी गिनती होती थी। ये भारत का सबसे मजबूत किला है भाई। इसको आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो जीत सका। अटैक हो इस पर खूब होया आक्रमण, पर इसने कोई भी जीत नहीं पाया। इतना धुरंधर, इतना महान किला है यो। ठीक है, और इसके इस किले के ना जीतने का एक कारण यूँ भी है भाई कि जो मिट्टी थी ना, मिट्टी इतनी नरम, मुलायम और ठंडी होती है, उसमें इतने गुण होते हैं। जो भी इस पर प्रहार करा था गोले से, तोप से,
तो उसका क्या होता भाई, ये पूरा का पूरा जो गोला था या तोप थी वो टकरा कर नीचे आकर ठंडा होकर पड़ देता, ठीक है। और इस किले की जो मतलब दीवार थी उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा था, इस करके वो किला अजेय था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको भाई आगे क्या हुआ है। इनका जो भाईचारा था या प्यार प्रेम का इसको हो, या इनकी जो तकड़ी उठ बैठ थी, वो सवाई राजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे उनका गला थी। बहुत मजबूत भाईचारा या बहुत मजबूत रिश्ते कह लो आप, जो सवाई राजा जयसिंह के साथ थे महाराजा सूरजमल के। तो सवाई राजा जयसिंह के भाई दो लड़के थे, मैं बता दूं आपने, एक तो ईश्वरी सिंह था और एक माधो सिंह था। तो सवाई राजा जयसिंह ने मरने से पहले अपने सुयोग्य पुत्र ईश्वरी सिंह के पक्ष में फैसला करते हुए कहा कि भाई अगर कल को गद्दी की लड़ाई हो जाती है तो आप इसका साथ दोगे। ईश्वरी सिंह का महाराजा सूरजमल से ये वचन लिया। तो महाराजा सूरजमल ने न्याय के पक्ष में वचन देते हुए ईश्वरी सिंह का साथ देने की बात कबूल ली कि वही 21 सितंबर 1743 ने डेथ हो जाए महाराजा सवाई राजा जयसिंह की। तो उसमें क्या हुआ, इसके दो बेटे हुए भाई, एक ईश्वरी सिंह एक माधो सिंह। बाबू मर जाए बेटे में जुतबाजे रह बेरा है इस बात का, और अपना अपना लालच हुआ भाई। तो इस करके ईश्वरी सिंह में और माधो सिंह में दोनों में जुत बैज गया। जुत बाजदे की होया, वचन के पक्के थे महाराजा सूरजमल जी, तो उन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। जब उन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया तो मैं बताता हूँ, इन दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई जिसने जहाजपुर की लड़ाई कहूँ है, बैटल ऑफ जहाजपुर। और जो इसमें उदयपुर का राणा जगत सिंह था उसने जो साथ दिया था वो माधो सिंह का दिया था। माधो सिंह भी मजबूत पक्ष था, पर महाराजा सूरजमल में लड़ने की दक्षता होने के कारण या लड़न के गुण होने के कारण इसमें ईश्वरी सिंह की जीत होगी और माधो सिंह हार गया। लेकिन माधो सिंह ने चाल चली और उसने क्या किया, उसने मराठे मना लिए। मराठे मनाए गए और आसपास के जो शासक थे वह मनाए गए, जो रियासत थी उनको मनाया गया। दोबारा था प्रेशर डलवाया किस पे, ईश्वरी सिंह पे। ईश्वरी सिंह पे दबाव डलवाया कि जो आपके 4 परगने हैं ना वो आप माधो सिंह को दे दो। ये बात बोली मराठों ने किसको, ईश्वरी सिंह को। तो मराठा पेशवा का प्रेशर पड़ गया, 4 परगने ईश्वरी सिंह देना नहीं चाहता था क्योंकि वो भी एक खुददार राजा था। तो उन्होंने उस समय महाराजा सूरजमल को फिर चिट्ठी पत्र लिखी कि दोबारा तक जुत बाजन की तैयारी हो गई है, मतलब लड़ाई शुरू होने वाली है, भयंकर युद्ध होगा। क्योंकि इस बार क्या होया था, पेशवा के साथ साथ जो माधो सिंह के पक्ष में थे वह कौन कौन थे, मराठे थे, सिसोदिया थे, राठौड़ थे। ये सब मिलकर 7 जो सेनाएं थी वो अकेली माधो सिंह के पक्ष में खड़ी थी। ईश्वरी सिंह के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक महाराजा सूरजमल खड़े थे। जब यह लड़ाई हुई, इतनी फेमस बैटल है या बैटल ऑफ बागड़ू या बागड़ू की लड़ाई, इसमें इतनी भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई शुरू होने से पहले सब ये कह रहे थे भाई ये तो तय है, ये लड़ाई तो कोई जीते नहीं सकता सिवाय माधो सिंह के, या तो एक तरफा लड़ाई है, इतनी सेना है और वह भी दक्ष सेना थी अपना आप में, वह भी धुरंधर थे। मैं बोले भैया तो यही जीतेंगे। लेकिन महाराजा सूरजमल के बारे में बताया दे, 7 फुट इनकी हाइट थी, मजबूत कद काठी थी, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। इनकी खास बात थी दोनों हाथों से लड़ाई लड़ते थे ये, और युद्ध का नेतृत्व खुद करे कर दे। तो बैटल ऑफ बागड़ू शुरू होगी, या बैटल ऑफ बागड़ू थी या 7 दिन चल रही थी। या इतनी खतरनाक लड़ाई थी कि एक साइड में सिर्फ 2 पक्ष और एक साइड में 7 पक्ष थे। जब यह लड़ाई हुई तो आखिर में महाराजा ईश्वरी सिंह थे जो वह जीत गए थे, सवाई राजा ईश्वरी सिंह। और जो इनके पक्ष में थे महाराजा सूरजमल जी। जीतने के बाद में उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई, पूरा भारत में उनकी वीरता चर्चे चले। उन्होंने ये जनवा दिया कि हाँ भाई कोई नाम है पूरे भारत में महाराजा सूरजमल, जो ज़्यादा सेना देख कर अपने पक्ष में तय फिरा भी नहीं, और दूसरी बात अपना वचन भी निभाया और लड़ाई लड़ी भी और मजबूती तय जीत कर भी दिखाई। ये काम हुआ था बैटल ऑफ बागड़ू में। दूर दूर तक उनकी चर्चा होगी, फिर तुम्हें पूरे प्रसिद्धि पै गए। जो गैंग था फिर वो फुल गैंग हो गया अपना, जो मतलब वीरता थी वो दूर दूर तक उसको प्रणाम किया गया। और इसी समय पे एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन आदिल गान बजाने वाले डूम डोकरे सारे इसने गावे हैं, या जो तकड़ी लाइन थी वह या उसे टाइम पर लिखी गई थी जब यह बैटल ऑफ बागड़ू महाराजा सूरजमल ने सवाई राजा ईश्वरी सिंह ने जीत ली थी। और यह बता दूं बूंदी के राजा के कवि थे सूर्यमल।
भाई जिसने यह लड़ाई अपनी आँखों से देखी थी, आँखों देखी इस लड़ाई में, उन्होंने फिर बाद में उनकी वीरता का वर्णन कराया है, सूरजमल जी की वीरता का, महाराजा सूरजमल की वीरता का। उन्होंने क्या कहा है कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीड़, उनकी कोख से जन्मा एक सूरजमल सा वीर। इसका मतलब बता दूं, कोई भी औरत है, बच्चा जमा है, अगर बच्चा निकम्मा निकल जाए तो वो व्यर्थ माना जावे, मतलब उसने व्यर्थ में वैसे ही परेशानी झेल ली। और प्रसव की जो पीड़ा हुआ है वो तो कई हड्डियां टूटने बराबर हुआ है, अगर फिर भी बच्चा लायक नहीं निकला बड़ा दुख हुआ है। लेकिन माता जाटनी देवकी माता ने व्यर्थ में प्रसव की पीड़ नहीं सही, उन्होंने सूरजमल वर्गा एक वीर जाम्या, सूरजमल सा वीर, मतलब जिसने कि इतनी सेनाओं को हरा दिया, अपना परचम लहरा दिया, अपना वचन कायम रखा और अपनी वीरता कायम रखी और अपना पक्ष कायम रखा, और वो भी सजगता के साथ। देखो कितनी बड़ी लड़ाई थी कि ये सूर्यमल कवि जिन्होंने ये आंखों देखी लड़ाई थी वो बयान करी थी, उसमें ये दोहा लिखा था दोस्तों। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ है, जब 1753 का साल हुआ है तो उससे कुछ समय पहले जो दादा सूरजमल थे, उनके जो पिताजी थे बदन सिंह जी, उनकी आंखों की दृष्टि चली जावा है, और वह 1735 का आसपास अपना सारा राजपाट अपने सुयोग्य बेटे दादा सूरजमल को सौंप देते हैं। और 1753 में पूरी मजबूती आने के बाद और किला बिल्कुल तकड़ा बनने के बाद क्या होता है, फिर उनकी इतनी प्रसिद्धि हुआ है, वह फिर उसी जगह पे भरतपुर में या लोहगढ़ का किला में रहने चले जाए 1753 में महाराजा सूरजमल जी और उनके पिता बदन सिंह जी। ठीक है, तो फिर उस टाइम क्या हुआ भाई, नवाब गजाउद्दीन हुआ है। नवाब गजाउद्दीन दिल्ली का एक सुल्तान है जो उस समय पे दिल्ली पे राज करे करदा, या दिल्ली के थ्रू आसपास के एरिया पे या नॉर्थ इंडिया पे, या वो सुल्तान तो सुल्तान होता था, दिल्ली में गद्दी में बैठता था और बाकी सबसे वो टैक्स लेता था जो उसके अंडर राज्य होते थे। पता है सबको, सुल्तान तो सुल्तान था। तो नवाब गजाउद्दीन के रहा है वो भड़का दे है मराठा ने किसके खिलाफ, भरतपुर के महाराजा सूरजमल के खिलाफ। भरतपुर के महाराजा सूरजमल के खिलाफ जब मराठा ने भड़का दिया, मराठे पहले ही थोड़े बहुत भड़क रहे थे कि उनकी भी एक आर होली थी, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो सूरजमल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। दादा सूरजमल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं वो 1754-55 में। और जो मेन मोर्चे का जो हेड हुआ है इंदौर के होलकर हुए हैं, इंदौर के होलकर में मल्हार राव होलकर जो हुआ है उस टाइम पर वो महाराजा सूरजमल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। महाराजा सूरजमल जब इस चीज़ ने देखा है तो वह बहुत ही बहादुरी से लड़ा है, और किस जगह पर लड़ा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 किले थे इनके, डीग और कुमेर के, भरतपुर से या लोहगढ़ से अलग थे 2 किले थे। डीग वाला किला में भयंकर लड़ाई हुआ है, जो मल्हार राव होलकर हुआ है। ये देखो, ये मल्हार राव होलकर हुआ, इनका बेटा हुआ है खांडे राव होलकर। यूँ खांडे राव होलकर मर जाए इस लड़ाई में, एक तोप का गोला आवा है और इसके पास आएगा फट जाए है, इसने मार दे है। खांडे राव होलकर मरा है 1754 में। इस बात पर मल्हार राव होलकर पूरा सदमा में आ जाए, जिसका बेटा मर गया भाई वो तो पागल हो ही जाएगा है। तो खांडे राव होलकर मरने के बाद मल्हार राव होलकर ये शपथ लेवा कि भाई महाराजा सूरजमल को मैं बर्बाद करके छोड़ दूंगा या इसको मौत के घाट उतार के मानूंगा। लेकिन जो सिंधिया हैं, ग्वालियर के सिंधिया, इनके साथ बहुत अच्छी रिश्तेदारी भाईचारा शुरू से रहा है महाराजा सूरजमल जियों का। तो ये बीच में आगे सिंधिया होलकर और महाराजा सूरजमल के की गठबंधन करवा देते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि इनके बीच में एक तरह से समझौता करवा देते हैं। और यहाँ पे भी बता दूं, महाराजा सूरजमल ये नहीं कह रहे थे मैं आत्मसमर्पण करूँगा, वो ये कह रहे थे चाहे मेरी मौत हो या कुछ हो पर मैं लड़ाई लड़ूंगा, एक बहादुर राजा की तरह मरूंगा, एक असली बेटे की तरह मरूंगा, असली बाप की तरह मरूंगा, असली भाई की तरह मरूंगा, एक वीर सैनिक की तरह अपनी शहीदी दूंगा। ठीक है, तो ये सब हो जाता है और इसके बाद इनमें समझौता हो जाता है। फिर 1759 में क्या हुआ है, लालची इंसान नजीबुद्दौला जो कि बाद में जाएगा दिल्ली का सुल्तान बना है, वो इनवाइट कर लेता है अहमद शाह अब्दाली को 1759 में। जब अहमद शाह अब्दाली को वो इनवाइट कर लेता है तो एक बरारी का युद्ध हुआ है, जिसमें गजाउद्दीन जो पहले दिल्ली का सुल्तान था
और उसने अकल आ जाए, जिसने खुद षड्यंत्र किया था महाराजा सूरजमल के खिलाफ, वो गजाउद्दीन महाराजा सूरजमल की शरण में आता है और ये कहता है भाई मेरे को इससे बचा ले, अहमद शाह अब्दाली से, सरेंडर कर देता है, जो तू कहोगा मैं तेरी सारी बात मान लूँगा। इससे पता चला है कि महाराजा सूरजमल का कद कितना तकड़ा था, ठीक है, उनमें कितनी मजबूती थी, उनका कद में कितनी मजबूती थी, तो खुद दिल्ली का सुल्तान आवे है। तो महाराजा सूरजमल कब है, चलो देखेंगे। उस टाइम पर उनके बीच में एक समझौता हो जाए, साथ में उधर तक मराठे भी आ रहे थे 1761 की पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने। 1761 में जो तीसरी लड़ाई बैटल ऑफ थर्ड पानीपत हुई थी, उसमें मराठे भी अपनी सेना लेके आ रहे थे, वह भी तैयारी में थे, इधर महाराजा सूरजमल जी भी तैयारी में थे, और यहाँ से जो नवाब गजाउद्दीन था वो भी तैयारी में था। तीनों के बीच में एक समझौता हो जाए, तीनों सलाह बनावे हैं कि वो लड़ेंगे अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है। तो जब वो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि सदाशिवराव भाऊ था, सदाशिवराव भाऊ मराठा सरदार था या पेशवा कह सकते हो, पेशवा का जो एक मजबूत मराठा सरदार था वो था सदाशिवराव भाऊ। उसका क्या होता है कि उससे एक साल पहले सदाशिवराव भाऊ और महाराजा सूरजमल के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट कैसे होता है, मथुरा में एक मस्जिद थी जिसको नबी की मस्जिद बोला जाता था। सदाशिवराव भाऊ यहाँ पे आवे मथुरा में, और वहाँ पे मथुरा में आ गए जब वह बैठा है महाराजा सूरजमल के साथ, तो महाराजा सूरजमल से सदाशिवराव भाऊ कहते हैं, सदाशिवराव भाऊ कट्टर हिंदू थे, और जो महाराजा सूरजमल थे वो उनकी सेना में हर जाति और हर धर्म के वीर योद्धा थे। वो बिना किसी पक्षपात के वीरों को प्रेफर करते थे, ठीक है। उनकी सेना में अगर आप गौर से देखोगे, हिंदुओं में सभी हिंदू जातियां थी, विशेषकर जो जाट, गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, ये मेन थी, बाकी और भी सभी जातियां थी। और इसके साथ साथ मैं आपने बता दूं कि जो उनकी सेना में मुसलमान सेना भी थी एक, जो कि बहुत ही बहादुरी से लड़ती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है। सदाशिवराव भाऊ का है कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो आप नबी मस्जिद है मथुरा की उसने गिरा दो। 1760 में ये बात कहता है। तो महाराजा सूरजमल इतना सटीक और सदैव हुआ जवाब दे मैं कि मैं इस मस्जिद को गिरा देता अगर मेरे को ये होता कि मैं यहाँ पर हमेशा राज करूँगा, या मेरी आने वाली पीढ़ी कायनात तक, मतलब कि आखिरी समय तक राज करेगी, तो फिर मैं इस मस्जिद ने गिरा देता। लेकिन मैंने तो यूँ ही नहीं पता मेरा राज कब तक का है, तो मैं इस मस्जिद को कैसे गिरा दूँ। अगर मैं गिरा भी देता हूँ तो कल यहाँ पर मुसलमानों का राज आ जाता है, तो वो हमारे हिंदुओं के मंदिरों को गिराएंगे, वो तो फिर बराबर की बेइज्जती हो गई ना। इससे क्या फ़ायदा, दोनों के बीच में एक तो बेवजह की लड़ाई पड़ती है। दूसरी बात ये है कि आपका भी नुकसान उनका भी नुकसान, फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, और ये मेरे हिसाब से ठीक बात भी लगी, क्योंकि हर जगह का अपना कल्चर है। कोई किसी के साथ प्यार प्रेम भेदभाव से रह रहा, कोई किसी के साथ कैसे रह रहा, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। तो यही महाराजा सूरजमल जी के राज में हो रहा था। सभी प्यार प्रेम इज्जत भाईचारे से रह रहे थे। ब्रज का जो कल्चर है ना, उसका अपना एक प्रभाव है, मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ किसी के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ठीक है। वहाँ सही और गलत को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता किस जाति का है किस धर्म का है। तो आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि वो गिराने से मना कर देते हैं। सदाशिवराव भाऊ पहले ही गुस्से में था। फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली आ जाए। मराठे फरवरी के आसपास क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ पर, पानीपत के मैदान में। लेकिन पानीपत के मैदान में जाने से पहले उस समय पे 2 डिसाइडिंग फैक्टर थे बहुत ज़्यादा, जो कि उस समय अपनी चढ़ाई पे थे। एक तो था जाट रियासत और दूसरे थे सिख रियासत। सिख रियासत पहले ही त्रस्त थे क्योंकि सिखों को कई बार मराठों द्वारा लूटा गया था। दूसरी बात, जो राजपूत या अन्य शासक थे वो भी थोड़े त्रस्त थे क्योंकि उनकी सेना या उनके लोगों को भी परेशान किया गया था मराठों के द्वारा। तो महाराजा सूरजमल ही अकेले ऐसे इंसान थे जो किसके पक्ष में रह गए थे, मराठों के पक्ष में, एक मजबूत पक्ष जिसको कहते हैं। लेकिन पानीपत की लड़ाई जो कि 14 जनवरी 1761 को होती है, उसके टाइम पर सदाशिवराव भाऊ अपनी शर्तें रखते हैं महाराजा सूरजमल के सामने। और महाराजा सूरजमल बहुत ही चिंतनीय व्यक्ति की तरह
उनको 4-5 सलाह देते हैं। इन्हीं बात पे उनका डिस्प्यूट हो जाता है। मैं सलाह बता देता हूँ क्या थी। एक महाराजा सूरजमल ये कह रहे थे कि जो आप अपने साथ औरतें लेके आए हैं उनको सिंधिया के पास या फिर होलकर के पास छोड़ाओ, क्योंकि होलकर की रियासत में छोड़ाओ, क्योंकि 1% ऐसा सोचें कि ये जीत सकते हैं अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी, तो उससे क्या होगा कि पता है वो फिर आक्रमणकारी कैसा सलूक करते थे, वो तो बहुत गंदा बिहेव करते थे। दूसरा ये था कि आप अपने साथ बड़ी तोपों की बजाय छोटी तोपों को ज़्यादा प्रयोग करो, क्योंकि छोटी तोपों में मूवमेंट ज़्यादा होती है और जितनी लड़ाई में तेज़ी होगी या जितनी लड़ाई में फुर्ती होगी ये कह सकते हो, या जितनी मूवमेंट होगी वो ज़्यादा जीतने के चांसेस रहते हैं। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि आप एक काम करिए, मेरी सेना को प्लेन पे लड़ने का ज़्यादा तजुर्बा है, क्योंकि ये जो जाट राजपूत गुज्जर यादव रोड या फिर ये जो सैनिक थे ये ज़्यादा प्लेन के माहिर थे, और जो मराठे थे वो जो उनका मेन युद्ध कला थी ना जिसने मराठों को चढ़ाया था, वो थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला के तरीके से वो एकदम से अटैक करते थे, वो पहाड़ों के ज़्यादा मतलब योद्धा थे। तो उन्होंने कहा हमें यहाँ का पता है, हम यहाँ के लोकल लोग हैं और हम प्लेन में मजबूती से भी लड़ते हैं। आप एक काम करिए, आगे हमारी सेना को लीड करने दीजिए, साथ साथ में आपकी सेना की टुकड़ी भी लगेगी। मतलब ऐसे था 2 टुकड़ी आगे आपकी 2 हमारी। लेकिन जो सदाशिवराव भाऊ थे वो थोड़े घमंडी टाइप के इंसान थे। उन्होंने कहा कि आपकी जो सेना है वो चौथी पंक्ति में लगेगी, लेकिन 3 पंक्ति आगे मराठों की होगी। तो जो सूरजमल जी थे उन्होंने अपने सरदार थे जो उस समय रियासत के सरदार, उनसे कंसल्ट किया कि भाई क्या करें क्या ना करें, हमारी ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। सरदारों ने ये सलाह दी और मान सम्मान ना होने के कारण हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेवांगे। ये बात हो जाती है। जब ये बात हो जाती है और मान सम्मान की कमी दिखती है तो वो युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। ये असली पर्पज़ था जो कि मतलब लड़ाई के पीछे था, मतलब इनकी जो लड़ाई की जड़ थी आपस में, ठीक है। और तो दोस्तों ये सलाह देते हैं फिर महाराजा सूरजमल जी जो सदाशिवराव भाऊ हैं उनको, और वो ये सलाह मानने से इनकार कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम युद्ध को अपने तरीके से लड़ेंगे। तो उस समय पे एक सिचुएशन और होती है, जो अहमद शाह अब्दाली था वो यमुनानगर आया होता है, यमुनानगर बैठ जाता है, और यमुना उस समय पे दूसरे कच्चे रास्ते होते थे। ये रूट नहीं था जो अभी हम सोच रहे हैं, रूट तकरीबन यही था पर थोड़ा बहुत इधर उधर था। तो उसमें क्या है कि उस समय पे ब्रह्म सरोवर है जो कुरुक्षेत्र में, उसका मेला भरा होता है, और जो मराठा सेना वो ब्रह्म सरोवर में नहाने आ जाती है, स्नान करने आ जाती है धर्म के पर्पज़ से, धार्मिक वे में। और महाराजा सूरजमल जी उनको सलाह देते हैं कि देखिए आप वहाँ पर स्नान करने मत जाइए, अगर आप वहाँ स्नान करने जाओगे इस समय पर तो वो क्या करेंगे, यमुनानगर से आगे पानीपत बैठ जाएगा फिर, और आपकी रसद काट देगा, और फिर आपके जो रसद कट गई तो ये मान लो हाथ पैर आपके कट जाएंगे और आधा युद्ध आप यहीं हार जाओगे। तो उस समय पे क्या होता है कि वो ये सलाह भी मानने से मना कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो दिल्ली का शासक है वो हमारी हेल्प करेगा और हमें रसद भिजवाता रहेगा। तो जब बुरा टाइम आता है तो फिर ऐसे ही होता है, कोई बहुत से लोग साथ नहीं देते हैं। जैसे दिल्ली का शासक था, पहले वो हाँ भर लेता है, और जो महाराजा सूरजमल ने सलाह दी थी बिल्कुल वही बात बनी। वो नहाने चले जाते हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर, और यमुनानगर से वो आके बैठ जाता है पानीपत, जो कि अहमद शाह अब्दाली होता है। जो वचन दिल्ली के शासक ने दिया था उस वचन से वो फिर जाता है, और वो ये कहता है कि मैं अब सहायता नहीं कर पाऊँगा। अहमद शाह अब्दाली से उसको बहुत डर लगता था। उसके बाद में क्या होता है कि फिर रसद ना रहने के कारण एक ये भी कहते हैं, एक तो उन्होंने इसलिए युद्ध किया क्योंकि मराठे थे जो वो भी लड़ाके थे, और एक उनके युद्ध का ये भी कारण था कि उनकी रसद पानी आनी बंद हो गई थी, सभी रास्ते बंद करवा दिए थे अहमद शाह अब्दाली ने, एक मजबूरी भी थी उनकी युद्ध करना। तो इस तरीके से सिचुएशन ये बनती है। और एक सिचुएशन और बनती है, महाराजा सूरजमल ये कहते हैं कि देखो दिल्ली के लिए जाटों ने काफ़ी बलिदान दिए हैं, और उस समय दिल्ली के लिए महाराजा सूरजमल ने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी ताकि दिल्ली पर जो महाराजा सूरजमल का राज हो, और ये शर्त रखते हैं कि हम आपका साथ भी देंगे और अहमद शाह अब्दाली को हराएंगे भी,
लेकिन हमारी ये शर्त है कि अगला शासन दिल्ली पे हमारा हो। महाराजा सूरजमल जी ये शर्त रखते हैं, इस शर्त को मानने से मना कर देते हैं सदाशिवराव भाऊ। और बाकी जो मैंने बताया वो चीज़ों से भी सदाशिवराव भाऊ मना कर देते हैं, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिर सभी शर्तों के मना करने पर एक जो शासक होता है, एक जो राजा होता है, उसके एक जो मान सम्मान होते हैं उसको ठेस पहुंचते हैं, क्योंकि उसकी प्रजा जो उसके सरदार होते हैं उसके सामने भी अपने आप को एक राजा की तरह प्रेजेंट करता है। उनकी कोई मजबूरी नहीं होती है, विशेषकर उनका एक मान सम्मान होता है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और इस मान सम्मान को छोटा ना करते हुए महाराजा सूरजमल ने ये कह दिया कि हाँ, अब मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगा, मेरी मजबूरी है, और वो वहाँ से चले गए। और इसी के साथ में 1761 को 14 जनवरी 1761 को दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, एक मराठों के बीच और एक अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध है। इस पर ज़्यादा टाइम ना बताते हुए मैं लेते हुए बता दूं तो इसमें वो मर गए थे, मतलब बहुत से मराठे, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ दोस्तों, मेरा टॉपिक है जो मुद्दा है मैं जिस पाना चाहूँ, जीतने के बाद जब मराठे इधर उधर भागे फिर रहे थे तो उनकी इज्जत में बड़ी हानि हुई। और जब वो इधर उधर भागे फिर रहे थे तो क्या करते हैं कि उनको कोई भी शरण देने से मना कर देता है, क्योंकि जो राजपूत राजा थे या फिर जो सिख थे वो पहले उनसे बहुत दुखी थे, क्योंकि मराठे जिस भी क्षेत्र से जाते थे वो उनकी मोस्टली बार फसलों को उजाड़ देते थे, बड़ा नुकसान करते थे, लोकल लोग उनसे बहुत रुष्ट रहते थे। इसी करके उनका कोई साथ नहीं देता है। लेकिन फिर भी भाईचारे की एक सीमा को समझते हुए, भाईचारे की एक बात को समझते हुए महाराजा सूरजमल क्या करते हैं, मराठे जो भी घायल सैनिक थे, उनकी औरतें थी जो भी महाराजा सूरजमल की रियासत में पहुँचे, भरतपुर पहुँचे, उनका खाना पीना, रसद सामग्री और जो उनकी मरहम पट्टी थी सब महाराजा सूरजमल ने अपने खर्चे पर की और बड़ा मान सम्मान रखा। और माता किशोरी जो कि महाराजा सूरजमल जी की पत्नी थी, हम सब की माता थी, जो वो माता किशोरी जी वो भी बड़े सम्मान के साथ मराठा महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। और मराठों की जो ये सेवा हुई थी, ये बताते हैं कि मराठों के सिर्फ खाने पीने और उनकी मरहम पट्टी पे 6 महीने में 20 लाख रुपए खर्चा आ गया था। अब 20 लाख रुपए दोस्तों उस समय पैसा बहुत कम था लोगों के पास, और चांदी के रुपए होते थे, तो वो 20 लाख रुपए की क्या कीमत होगी आप अब सोच सकते हो। वो 20 लाख रुपए अब ये मान लो अरबों के बराबर थे। तो उस समय पे देख लो, जो सदाशिवराव भाऊ इतने घमंड से कह के गया था कि मैं वापिस आता हूँ तो सबसे पहले महाराजा सूरजमल को ख़त्म करूँगा, भरतपुर पे अटैक करूँगा, इससे हमें ये सीख मिलती है कभी घमंड नहीं करना चाहिए यार। छोटी सी बात बताऊं, मैं सच्ची बात बताऊं, एक कहावत है हमारे हरियाणा में, जिस जोड़ का पानी पीने का जी नहीं करे नहीं उसकी गारा खानी पड़ जाएगा है। और यही बात हुई सदाशिवराव भाऊ और उसकी सेना और मराठों के साथ। उन्होंने इतना घमंड किया कि वो महाराजा सूरजमल को बर्बाद करना चाहते थे। लास्ट माह का देख लो क्या बनी, उनका शरण भी सिर्फ महाराजा सूरजमल ने दिया, उनका खर्चा पानी सब कुछ महाराजा सूरजमल ने दिया। और देखो मैं फिर वापिस जब वे जा रहे थे ना, अहमद शाह अब्दाली ने ये कहा कि अगर इनको किसी ने शरण दी या इनको किसी ने अपने यहाँ पर रुकवाया तो वो मेरा डायरेक्ट दुश्मन होगा। दूर वहाँ पर उनको मराठवाड़ा में यानी कि महाराष्ट्र में छोड़ के जो सेना आई थी ना, वो महाराजा सूरजमल की सेना थी, वहाँ पे छोड़ के आए। और इस बात का प्रमाण है वहाँ पे अभी भी मतलब 42 गांव हैं जो कि भरतपुर से गए हुए हैं, उनकी बोली भी कुछ मिक्स करके मराठी और भरतपुर वाली है, ब्रज भाषा है उनकी मिक्स करके। तो आज भी ये प्रमाण है कि वहाँ पे जो वो 42 गांव बसे हुए हैं कि महाराजा सूरजमल जी ने उनके मान सम्मान के साथ उनको वहाँ पे मराठों को पहुँचाया था। बाद में मराठों ने जो महाराजा सूरजमल के सैनिक थे उनका भी बड़ा मान सम्मान किया था और उनकी सेवा भाव से खुश होकर उनको वहीं पे बसा लिया था कि तुम इतने अच्छे लोग हो भाई, तुम यहीं पर रह लो। तो देखो कितनी बड़ी बात, कितना अच्छा मैसेज दिया उन्होंने इतिहास में। अब दूसरी बात यह, जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली जीत ली थी तो उसको पता चला कि भाई जो उस समय की सबसे अमीर रियासत थी ना, वो महाराजा सूरजमल की भरतपुर रियासत थी। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी महाराजा सूरजमल को कि मेरे को पता चला कि दिल्ली के पास बाद सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है और सबसे अमीर रियासत, संपन्न रियासत आपकी है। इससे उनका कद पता चलता है कि उन्होंने मतलब कितनी महान लड़ाइयाँ लड़ी होगी। तो फिर महाराजा सूरजमल को वो कहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दो वरना मैं आप पे अटैक करूँगा।
तो जो उस लेटर का जवाब महाराजा सूरजमल ने दिया वो आज भी दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। इतना सम्माननीय लेटर है, मैं आपको बताता हूँ। आज भी अगर कोई प्रूफ के तौर पर देखना चाहता है तो दिल्ली जाके देख सकता है। महाराजा सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली को एक लेटर लिखा और अपने मान सम्मान को और अपनी सरदारी को बरकरार रखा। वो लेटर में उन्होंने लिखा था, मैं मानता हूँ कि आप सरदारों के सरदार हैं और आप बहुत तकड़े योद्धा हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा नाम भी महाराजा सूरजमल है और मैं कोई भी काम मेरे सरदारों के डिस्कशन के बिना नहीं किया करता। और मैंने उनसे डिस्कशन किया और उन्होंने ये मुझे कहा है कि अगर हम घुटने टेक देंगे, जो मान और सम्मान हमने पूरी ज़िंदगी में कमाया हम उसको खो देंगे। और इसी बात के पक्ष में हमेशा से मैं भी रहा हूँ कि ऐसे मान सम्मान के साथ मरना मुझे पसंद है, ना कि ऐसे घुटने टेकना। और मैं ये भी बता दूँ कि मैं एक किसान हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक किसान का बेटा जो कि महाराजा सूरजमल जी था, वो एक किसान का बेटा था और उनमें जो एक किसानियत में अक्कड़ होती है, मरोड़ होती है, वो थी उनमें। उन्होंने ये कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं इज्जत के साथ लड़ूंगा आपसे। और मैं आपको बता देता हूँ मेरा किला इतना मजबूत है कि इसको कोई हरा नहीं पाया और ना ही हरा पाएगा। और किस्मत से अगर ऐसा हो गया या मेरी मजबूती से या मेरे योद्धापन से ऐसा हो गया कि ये लड़ाई मैं जीत गया, तो पूरे विश्व में आपकी इतनी बदनामी होगी कि सब आपको कहेंगे एक किसान से ऐसा योद्धा हार गया। और अगर मैं हार भी जाता हूँ तो भी उसमें आपको ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये कहेंगे कि एक किसान ने एक इज्जतदार मौत पाई और लड़ते लड़ते हुए वो अपने किले पर मारा गया। तो मैं किसी भी तरह से आत्मसमर्पण नहीं करूँगा और मेरा रास्ता लड़ाई है। तो इसी बात से खुश होकर, इसी पत्र से खुश होकर अहमद शाह अब्दाली ने उनको अपना मित्र बनाना उचित समझा और उनको महाराजा का टाइटल दिया। दोस्तों ये जो हुई घटना हुई थी 1761 की है, जो महाराजा सूरजमल को महाराजा का टाइटल मिला। और मैं बता दूं ये उनकी दिलेरी, उनके साहस, उनके स्वाभिमान के कारण मिला था। टाइटल फ्री में नहीं मिलते, उनके लिए मरना पड़ता है, जान देनी पड़ती है, साहस शौर्य दिखाना पड़ता है, दिलेरी दिखानी पड़ती है, मैदान में डटना पड़ता है। वही काम किया था महाराजा सूरजमल ने कि मर जाएंगे बात अगर मुझों पे आ गई पर अपना सिर नहीं झुकने देंगे। और उन्होंने वही रास्ता चुना जो अक्सर बहादुर योद्धा चुनते हैं, कि योद्धा की तरह उन्होंने चुनौती स्वीकार की। तो उस समय पे फिर वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद दोबारा से स्थिति नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ये घटना 1761 की, 1761 की एक घटना और मैं बताता हूँ, मेरे ध्यान आ गई। अब क्या है कि आजकल एक मूवी बनी थी पानीपत, पिछली साल 2019 में 20 में बनी थी शायद। उसमें ये दिखाया गया एक कुतरू सा, वो जो डायरेक्टर है, वैसे तो मैं किसी को बुरा बोलना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अरे मूर्ख आदमी तो इतिहास बना रहा है, पहले उस पर थोड़ा रिसर्च कर। अगर तू कुछ बना रहा है ना तो तुझे किसी कौम को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरी कौम को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई इतिहास बनाता है ना, पहले उस पर जी भर के रिसर्च करता है, तभी जाके वो इतिहास आगे वाली पीढ़ियों को गाइड करता है। तो जो पानीपत मूवी का डायरेक्टर है, मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ अगर मेरी बात उस तक पहुँचती है। अरे कुतरू बिल्लू, तू इतनी बात बता मेरे को, महाराजा सूरजमल ने 1761 में ही आगरा को जीत लिया था, वो उनके अंडर था, महाराजा सूरजमल के अंदर। और तू उसको दिखा रहा है कि आगरा के लालच में वो मतलब मराठों का साथ छोड़ के जाते हैं। आगरा तो भाई पहले से ही महाराजा सूरजमल के अंडर आ गया था 1761 में, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस लड़ाई से, जो पानीपत की लड़ाई थी ना, इससे पहले ही आ चुका होता है। और वो तो जो लड़ाई थी ना, वो दिल्ली की लड़ाई थी, दिल्ली पे मतलब लड़ाई थी कि पूरे भारत के शासक हैं जो महाराजा सूरजमल बनेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया अगर, और थोड़ा यार मतलब हर जगह अपनी गंदी सोच मत दिखाया अगर। ये मैसेज है मेरा उसको, जो भी मतलब वो है यार, पानीपत मूवी का कुतरू बिल्लू जो भी है। 1761 में पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई से पहले महाराजा सूरजमल ने आगरा को जीत लिया था। वो ऑलरेडी पहले उनका क्षेत्र था, तो हमें उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक किस्सा आता है जो लास्ट में, इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों मैं बता दूं, जो नजीबुद्दौला सुल्तान था दिल्ली का, उनके दरबार में है ना एक मंत्री था और वो ब्राह्मण था। और वो ब्राह्मण की जो लड़की थी, बेटी थी, हम सबकी बहन,
मान सकते हो आप उसे। देखो जो बहन बेटियां होती है ना यार, वो सबकी समान होती है, उनका मान और सम्मान करना चाहिए। किसी की भी बहन बेटी, दुश्मन की बहन बेटी भी वो बहन बेटी होती है। पहले ये बात बहुत अच्छी होती थी कि किसी की भी दुश्मन की बहन बेटी भी अपनी बहन बेटी से बढ़कर मानते थे लोग। तो वो जो उसका नाम था हरदोल था, जो हमारी बहन थी, ब्राह्मण बेटी थी, उसका नाम हरदोल था। तो उसमें क्या होता है कि पहले राजा महाराजा है ना, वो आज के जो ये डेमोक्रेसी वाले शासक है ना, ये नाम के शासक हैं, एकदम कायर हैं। लेकिन जो राजा महाराजा होते थे ना, उनकी एक अपनी हट होता था, एक कक्कड़ होती थी, उनमें एक सम्मान होता था। वो मुद्दों पे लड़ते थे, सही और गलत के लिए लड़ते थे, वो ऐसे नहीं लड़ते थे जैसे आप सोच रहे हो। तो इस सही गलत की लड़ाई का फैसला जो करते थे ना, अपने सरदारों को मिलाकर, एक मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, लेकिन डेमोक्रेसी से ज़्यादा दिलेरी थी उनमें। डेमोक्रेसी में भी इतनी दिलेरी नहीं है, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाके बॉर्डर पे लड़ता है, लेकिन पहले राजा खुद लीड करता था। तो वो जो बहन थी हमारी हरदोल बहन, ब्राह्मण बेटी, वो नजीबुद्दौला उस पर गंदी नज़र रखता है और वो कहता है कि देखो मेरे को इससे शादी करनी है, और उसको जेल में डाल देता है नजीबुद्दौला, उस हरदौल को और उसके पिताजी को। जब वो जेल में डालता उनको, तो वो हरदौल होती है, वो बहुत ही समझदार बहन होती है, और वो क्या करती है कि अपने खून से एक लेटर लिखती है महाराजा सूरजमल को, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो धाक थी और जो दबाव पड़ता था वो महाराजा सूरजमल और भरतपुर रियासत का ही पड़ता था। वो हरदौल एक लेटर लिखती है और उस लेटर में बताती है कि ऐसे ऐसे अगर आपने दिल्ली को नहीं जीता और मुझे इसकी कैद से नहीं छुड़ाया, राक्षस की कैद से, तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है, और सुसाइड कर लूँगी। वो लेटर वहाँ पे एक जो संतरी होता है, मतलब वो कि जो बहन हरदौल का मतलब एक ये कह सकते हो उसका एक वफादार नौकर होता है, वो उसको दे देती है, और वही वो चिट्ठी लाके महाराजा सूरजमल को दे देता है। महाराजा सूरजमल जी हैं जो उस चिट्ठी के जवाब में अपना पता भेजते हैं नजीबुद्दौला के पास, और नजीबुद्दौला को कहते हैं कि या तो मतलब बहन हरदौल को छोड़ दो या फिर दिल्ली को छोड़ दो। तो नजीबुद्दौला के पास जो लेके आया था लेटर, वो उस सैनिक को ही मार दिया जाता है। नजीबुद्दौला घमंड में उसको मार देता है कि हाँ कि मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, कोई नहीं दिल्ली जीत सकता। तो महाराजा सूरजमल थे जो उन्होंने फिर दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को मतलब हराया, दिल्ली को बहुत बढ़िया तरीके से हराया नजीबुद्दौला को, और हरदौल को उनकी कैद से छुड़वाया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, और मैं अब लास्ट में बताता हूँ जिस दिन और जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। आज 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर को ही 1763 ईस्वी को महाराजा सूरजमल का दिल्ली शहादरा में उनका देहांत हो गया था। उनको बलिदान उनका हो गया था, और वो बलिदान मतलब ये मान लो मुग़लों ने उनको धोखे से मार दिया था। तो 25 दिसंबर को मैं प्रणाम करके महाराजा सूरजमल को, राजस्थान की वीर धरा, मैं उसको प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि हे महान आत्माओं, मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार करो। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, पर वीरों की कोई धरती नहीं होती, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। जब वीर राजा महाराजा लड़ते थे ना, वो किसी एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं लड़ते थे। वो जो उनका पूरा क्षेत्र होता था ना, वो पूरे क्षेत्र की जितनी भी प्रजा थी, वो सबकी जान और इज्जत और सम्मान के लिए लड़ते थे। दोस्तों, वीर किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, उसका सम्मान करो। देखो, मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी है और मैं यही करूँगा हमेशा, और जितने भी वीर हुए कोशिश करूँगा सब पे वीडियो बनाऊँ। फिर भी मैंने कोशिश किया कि किसी का दिल ना दुखे, और जाने अनजाने में किसी का दिल दुख गया हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो सच्चाई थी वो आपके सामने रखी है, और मैं बता दूँ कि जो भी इसमें बताया गया है, चाहे वो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, मैंने फैक्ट से जोड़कर और कॉन्सेप्ट से जोड़कर क्लियर किया है। मेरी नज़र में हर किसी का बराबर सम्मान है, ठीक है। और जो वीर महाराजा सूरजमल हैं, मैं दोबारा से उनके श्रद्धांजलि दिवस पर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, और वीर धरा राजस्थान, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। और हरियाणा से मेरा एक भाईचारे का ये संदेश है, और सच्चे महाराज को श्रद्धांजलि है दोस्तों, ठीक है। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय दादा सूरजमल, जय राजस्थान, जय हरियाणा, जय भाईचारा। और सबसे लास्ट में दोस्तों, बड़ी ही प्यारी बात जो मेरे दिल में है, हमें एक बनाती है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।